Just to give the overview about this conclave, we have designed this exclusive knowledge sharing session in association with Schneider Electric almost 1.5 years back and covered almost 5 states now to empower power and grid facilities across the country to prepare for the new world of energy. This knowledge sharing session in collaboration with government and industry covers an insightful overview and technology trends that are playing instrumental role in the new era of power. This is what we are doing. This is the 5th edition of this program. I'm looking forward to the fruitful collaboration throughout the session, which we'll have in next 1.5 hour. I would request, without wasting time, to our industry speaker, Faisal Masood, to please come over and share his views on transforming power generation and distribution transmission landscape with the IoT. Over to you, Faisal, please. Good afternoon, everyone. Very warm welcome to all the eminent guests who are present here, especially IS Sanjeev Hans, Principal Secretary, Energy, Mr. Mahendra Kumar, IS, Managing Director, South Bihar Power Distribution, and Mr. Naseem Iqbal, Director Operations, North Bihar Power Distribution Company Limited. I am Faisal Masood. I'm from Schneider Electric. I take care of business development for India. Today, as the topic of our sustainable energy conclave, which we are going to discuss about. But before that, a very important question for all of us. Today, we are in this world. We should really think about of our future generations. आज जो हम जी रहे हैं, आने वाले जनरेशन्स के लिए हम क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या हम एक ऐसे सिनेरियो छोड़ के जाना चाहते हैं जहाँ पे वो हम पे अफसोस करेंगे कि हमने क्या बना दिया इस धरती को, या वी आर लिविंग बिहाइंड समथिंग विच दे कैन बी रियली प्राउड ऑफ, दैट वी हैव foreseen, what kind of scenarios are going to be there with respect to the environment around Earth, and what measures we have already taken to overcome the future challenges that we foresee. So आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. गोइंग फॉरवर्ड, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्नाइडर इलेक्ट्रिक के बारे में. हम लोग एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है. हालांकि फ्रेंच मल्टीनेशनल होते हुए भी हमारे अंदर इंडियन ब्लड काफ़ी ज़्यादा है. बिकॉज अगर हम अपनी इंडियन प्रेजेंस की बात करते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस कंट्री में, जहाँ पे हमारी 30 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं. 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और अंडर डेवलपमेंट है. तो इन टोटलिटी हम कह सकते हैं कि हमारे पास 34 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, और हमने इस देश में 38,000 से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में एम्प्लॉयड हैं और बाकी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं. साथ ही साथ अगर देश में देखा जाए तो हम ऑलमोस्ट सारे कंट्री में जोग्राफिकली हर जगह प्रेजेंट हैं. हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हर जगह हैं. बट स्नाइडर इलेक्ट्रिक, अगर हम ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं, इंडिया हमारा 4 बड़े हब में से सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट हब इंडिया है हमारा स्नाइडर का. यहाँ हम जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं उसका 60% हम इंडिया में कंज्यूम करते हैं, 40% हम एक्सपोर्ट करते हैं. तो अगर देखा जाए तो हम हिंदुस्तान का जो विजन है हमारा मेक इन इंडिया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है मेक इन इंडिया का, हम उसको काफ़ी हद तक उसको कंट्रीब्यूट करते हैं. अब बात करते हैं कि हमारा क्लाइमेट जो चेंज है वो आखिर उसका रीज़न क्या है. अगर हम देखें, जो हमारा पावर, जो भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट आज के समय में है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो या तो इंडस्ट्रीज़ हैं, या तो जो हम पावर यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वो है. और उसमें भी जो वर्ल्ड का जो टोटल पावर डिमांड है उसका 80% से भी ज़्यादा आज भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड जनरेशन की वजह से कंजम्पशन हो रहा है. अब आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जो हमें सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, वो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर का लेवल ऑलरेडी बढ़ रहा है. रिसेंटली अगर देखा जाए, पिछले 10 से 15 सालों के बीच में ऑलमोस्ट 35 आइलैंड्स, स्मॉल आइलैंड्स हैव ऑलरेडी बीन ड्राउंड. उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है. और आने वाले समय में यही खाली एक रीज़न नहीं है कि ग्लेशियर हमारा मेल्ट कर रहा है, बट क्लाइमेट शिफ्ट भी हो रहा है. जहाँ पहले कभी गर्मी नहीं होती थी, अब वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. जहाँ बारिश नहीं होती थी, अब बारिश हो रही है. क्लाइमेट का प्रेडिक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं कि आने वाले समय में कैसा क्लाइमेट होने वाला है. साथ ही साथ बहुत सारे हम नई तरीके की बीमारियों को भी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज एनवायरमेंटल चेंजेस.
इन सब चीजों को जो हमने फोरकास्ट किया है और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि ये चीजें और ज्यादा हमें इम्पैक्ट करेंगी ह्यूमन लाइफ को, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट ऑल्सो टू एंटायर बायोडाइवर्सिटी। उसके लिए हम पहले से भी बहुत सारे मेजर्स ले रहे थे। अगर हम जो भी मेजर्स हम आज तक ले रहे हैं, अगर हम उसको देखते हैं तो भी हम अर्थ के जो टेम्परेचर राइज है बाय 2080 उसको रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे 3.1 डिग्री सेल्सियस से या 3.7 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है। दुनिया में सारे देशों ने मिलकर एक कंसेंसस फॉर्म किया है कि हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो भी ज्यादा है, बट दैट इज द मैक्सिमम दैट एज ऑफ नाउ वॉट एवर पॉसिबल टेक्नोलॉजीज आर देयर, विद दैट वी कैन कंटेन इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2080। अब इसके लिए अगर हमें देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब COP26 में पंच अमृत दिया था, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि बाय 2030 हमारा जो ओवरऑल पावर जनरेशन रहेगा 50% उसका रिन्यूएबल रहेगा। नॉट ओनली दैट, इन्होंने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट दिया है इस देश को, वो ये है कि हमें 2070 तक कार्बन नेट जीरो बनना है। हमें अपनी कार्बन इंटेंसिटी को नेट जीरो पे लाना है। उसके लिए हमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे उस एम्बिशन को मीट करने के लिए। तो अगर हम लार्जली देखें कि वो जो एम्बिशंस हैं उनको हम ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, अगर हम कुछ की पिलर्स बनाते हैं उस एम्बिशन को मीट करने के लिए, तो सबसे पहला जो एम्बिशन है वो है सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी खाली किसी मैन्युफैक्चरर या किसी एक यूटिलिटी, ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ही अकेली जिम्मेदारी नहीं है। इसमें हर एक भारत के नागरिक की जिम्मेदारी है। हर भारत के नागरिक को अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें लोगों को जागरूक बनाना पड़ेगा कि हम कैसे सस्टेनेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, हर एक भारत का नागरिक। साथ ही साथ जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल फर्टिनिटी से आते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा और सर्कुलरिटी की तरफ हमें देखना पड़ेगा। अगर कोई इक्विपमेंट हमारा है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो हैं हमारे, अगर उनकी लाइफ हम बढ़ा पाएं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रांसफार्मर है, अगर ट्रांसफार्मर की लाइफ 25 साल है, अगर हमने उसमें कुछ सेंसर्स या कोई डिजिटाइजेशन कर दिया और उसकी लाइफ हमने 10-12 साल, 15 साल और बढ़ा दी, तो वो एक्स्ट्रा 10-12 साल के लिए आपको कोई नया ट्रांसफार्मर नहीं खरीदना, तो एक ट्रांसफार्मर बनाने का कार्बन फुटप्रिंट आपका बच गया। साथ ही साथ आपने इक्विपमेंट की लाइफ इंप्रूव कर ली, तो वो आपका एड ऑन कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन में आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करेंगे और अपने केपेक्स को हमें कम करना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी हमें देखना पड़ेगा। हम डिजिटाइज सिस्टम बनाएंगे। नॉर्मली लोगों का एक परसेप्शन है कि हम सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाएंगे, डिजिटल बनाएंगे, तो हमारे सिस्टम का ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप एंड टू एंड डिजिटल सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम आप बनाते हैं, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहले से भी कम हो जाता है। तो अगर छोटे छोटे हिस्से को ना बनाते हुए एंड टू एंड हम पूरे लाइफ साइकिल को डिजिटाइज करते हैं, तो हमारा एंड टू एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। साथ ही साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करे। रिसेंटली अगर हम देखेंगे 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में डिस्कस किया था कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में, जहां पे हर इंडिविजुअल को, चाहे वो एक कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो कोई कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, उसको सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के ऊपर इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी को लेके एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं सबको शेयर करना चाहूंगा, सस्टेनेबिलिटी फ्री में नहीं आने वाली है। सस्टेनेबल होने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि एक यूटिलिटी है, वो सस्टेनेबिलिटी के लिए तब तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं प्लान कर सकती जब तक उसको कुछ इंसेंटिवाइजेशन नहीं मिलेगा या कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जो कि उस सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स को प्रमोट करे, जो इंसेंटिफाई करे। सो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। दूसरा, जो एक सबसे बड़ा हम लोग एनर्जी शिफ्ट देख रहे हैं, वो है प्रोज्यूमर का आना। ऐसा कंज्यूमर जो कभी आपका कंज्यूमर बनता है और कभी आपका प्रोड्यूसर बन जाता है। अभी आज के समय की अगर हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि रूफटॉप सोलर लगा के लोग यूज कर रहे हैं, या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे उन्होंने सोलर प्लांट लगाया है जहां से पावर जनरेट कर रहा है। बट आने वाले समय में हम देखेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो भी ग्रिड को पावर देंगे। एक ऐसा सिनेरियो सोचिए जहां पे मेरे घर में एक रूफटॉप सोलर है, मैंने दिन में अपनी कार चार्ज की और रात को मैंने उसी कार से ग्रिड में वापस बिजली भेज दी। इसको व्हीकल टू ग्रिड बोलते हैं।
तो ये सब सारी चीजें जो जब आएंगी सिस्टम्स के अंदर, वो सिस्टम्स को और कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। और जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी डिमांड एंड रिस्पॉन्स। और डिमांड एंड रिस्पॉन्स एक ऐसा प्रॉब्लम है, अगर हम क्योंकि वही उस सिस्टम का बैलेंस मेंटेन करता है। सो अगर हम इस तरह के जब कॉम्प्लेक्स डिमांड एंड उसी के साथ हमारा उसका सप्लाई जो मैकेनिज्म है, अगर हमें ये सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स के इंटीग्रेशन का आएगा। रेवेन्यू मॉडल हमारे चेंज होंगे, पावर क्वालिटी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, पावर क्वालिटी के बेसिस पे हमें रेवेन्यू मॉडल्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। डिजिटल ग्रिड पूरा बनाना पड़ेगा एंड टू एंड। हम एंटरप्राइज ग्रिड की बात करते हैं कि राइट फ्रॉम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सारा कुछ डिजिटली कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे। जब चीजों को हम डिजिटल बनाएंगे, अगेन एक नया थ्रेट सामने आके खड़ा हो जाता है, वो है साइबर अटैक्स। और साइबर अटैक्स रियलिटी है, इंडियन यूटिलिटीज ने फेस किया है, नॉट ओनली इंडियन यूटिलिटीज बट ऑल्सो लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली अगर हम देखेंगे, एम्स न्यू दिल्ली वाज अटैक्ड बाय रैंसमवेयर, और जो पूरे सिस्टम उनके अफेक्टेड थे, एंड somehow it got resolved. So cyber attack is also a reality, जो हमें देखना पड़ेगा कि हमने अपने इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे साइबर रेजिलिएंट बनाना है। फिर नेटवर्क लॉसेस, ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स है, IPDS, दीनदयाल योजना, देन आपका करेंटली वी आर हैविंग RDSS जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर जो न्यू एनर्जी कंज्यूमर है हमारा, ऐसा कंज्यूमर जो प्रोज्यूमर है, उसकी वजह से जो सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है, उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वो जो डिस्टर्बेंस है हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। इस सिनेरियो में अगर हम देखेंगे, एक और फिनोमेना जो वर्ल्ड में अभी हो रहा है, उसमें क्या है कि आपका नेटवर्क ऑपरेटर एक अलग एंटिटी है और सर्विस प्रोवाइडर एक अलग एंटिटी है। करेंटली हम जो हमारी यूटिलिटीज हैं, खासतौर से डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, वही नेटवर्क संभालती हैं और वही वो सर्विसेज देती हैं कंज्यूमर को। बट अगर हम देखें कुछ और कंट्रीज जैसे US है, यूरोप में, यहाँ पे ये सिस्टम्स ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग इट, जहां पे नेटवर्क ऑपरेटर अलग है, उसका काम है नेटवर्क को रिलायबल बना के रखना, नेटवर्क को हेल्दी बना के रखना, सर्विस प्रोवाइडर दूसरे लोग हैं। जस्ट लाइक टेलीकॉम में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिफरेंट कंपनी ओन करती है, उसमें सर्विस प्रोवाइडर एक ही BTS के ऊपर आपका जियो भी मिल जाएगा, आपको एयरटेल भी हो सकता है यूज कर रहा हो, या और वोडाफोन भी यूज कर रहा हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई और ओन करेगा, सर्विस उस पर कोई और चलाएगा। सिमिलरली पावर में भी यही होने वाला है, आज नहीं तो कल, दैट वी फोरसी एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, कि एक ऐसा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जहां पे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब सीमलेसली एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होंगे। अगर आप देखिए, आज हम बात करते हैं डिजिटल ग्रिड की, डिजिटल सबस्टेशन की, हम एंटरप्राइज ग्रिड के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हमको एंटरप्राइज ग्रिड बनाना है। आज हमारा देश हमारे नेबरिंग कंट्रीज से पावर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा है, हमें जिसको फिजिबल करना है। सिमिलरली वो इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पे अभी तक हम मीटर तक देख रहे हैं, हमें कंज्यूमर के मीटर के अंदर तक देखना पड़ेगा। So beyond the meter, we have to look at right from generation, transmission and distribution. तो हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे आपको ग्रिड ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जहां पे सर्विसेज को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रोज्यूमर्स हैं उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोज्यूमर जुड़े, ताकि वो पावर जनरेशन को कंट्रीब्यूट कर पाए। So इन सब चीजों को लेके, बट होल ऑब्जेक्टिव हम इतना सादा, ये सब सारी चीजें हम कर क्यों रहे हैं? टू बिकम सस्टेनेबल। और सस्टेनेबल बनने के लिए, किसी भी सिस्टम्स को सस्टेनेबल बनने के लिए जो सबसे आइडियल अप्रोच है, वो 3 स्टेप अप्रोच है: स्ट्रेटेजाइज, डिजिटाइज एंड डीकार्बोनाइज। स्ट्रेटेजाइज में सबसे पहले आपको अपना बेसलाइन समझना है। डिजिटाइज में एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म लगाना है जहां पे आप अपना कार्बन का बेसलाइन देख पाएं, और जो आपका कार्बन इंटेंसिव एरिया उसको आप आइडेंटिफाई कर लें, उसका रिपोर्ट बनाएं, लोगों को अवेयर करें, ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर करें। देन डीकार्बोनाइज स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपको अभी पता चल गया, आपके पास एक रियल टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कार्बन इंटेंसिव एरियाज दिखा रहा है, वहां पे आप डीकार्बोनाइज करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, मिनरल ऑयल ट्रांसफार्मर, आप उसको रिप्लेस करिए, उसका ऑयल चेंज करिए, उसको ग्रीन ऑयल के साथ चेंज कर दीजिए, एस्टर ऑयल करिए, वो आपका ग्रीन बन गया। जो भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ले रहे हैं, जो भी आप सिस्टम्स ले रहे हैं, कोशिश करिए कि आप ग्रीन प्रोडक्ट लें। इवन अगर आप देखिए, रिसेंटली लास्ट मंथ ओनली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक ग्रीन क्रेडिट स्कीम का ड्राफ्ट अभी दिया हुआ है, विच इज अंडर डिस्कशन, एंड कमेंट्स आर बीइंग आस्क्ड अबाउट इट, कि सारे जितने भी इंडस्ट्री मेंबर्स हैं, यूजर्स हैं, सब लोग उस पर कमेंट अपना देंगे, जहां पे
ये सस्टेनेबल यानी ग्रीन करेंसी फॉर्मुलेशन की बात हो रही है कि अगर मैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ले रहा हूं तो मुझे इंसेंटिवाइज कैसे किया जाएगा. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन. सो अगर आप सोचिए एक यूटिलिटीज है जो अपने प्रोडक्ट है, वो जो स्विच गियर यूज कर रही है वो ग्रीन है, ट्रांसफॉर्मर यूज कर रही है वो ग्रीन है, तो आपको उसका इंसेंटिव मिलेगा. तो यू शुड थिंक अबाउट इट. सो आपको डीकार्बोनाइज स्टेप में आप अपने प्रोसेसेस को देखेंगे और जहां पे भी आपको डीकार्बोनाइजेशन की जरूरत है वहां पे आप डीकार्बोनाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे. ग्रीन प्रोडक्ट जिनका एनवायरमेंट के ऊपर लीस्ट इंपैक्ट या जीरो इंपैक्ट हो और जिसकी सर्कुलरिटी पॉसिबल हो, मतलब इसको आप दोबारा रीयूज कर सकते हैं या उसकी एंड ऑफ लाइफ के बाद आपको पता होना चाहिए कि उसको एनवायरमेंट में कैसे आपको डिकम्पोज करना है जिससे कि एनवायरमेंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना हो. साथ ही साथ जो नेक्स्ट चैलेंज आता है वो आता है साइबर सिक्योरिटी का. हम जब सिस्टम को डिजिटाइज करेंगे तो देयर इज अ ग्रेट थ्रेट कि हम एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं. जब कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉट ऑफ साइबर अटैक्स, जो कि हम देखते हैं कि मैलवेयर है, रैंसमवेयर है, ट्रोजन है, फिशिंग है, एप्लीकेशन अटैक है. बट ये होते जो है ना 3 बेसिक रीजन की वजह से होते हैं. वो 3 बेसिक रीजन है कि आपका कोई एम्प्लॉय है वो नेग्लिजेंस से उसने कोई पेन ड्राइव लगा दी या किसी को ऐसा मेल खोल दिया या कहीं पे कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करा जो कि वैलिडेटेड नहीं है, या सप्लाई चेन में आप जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, आपने जो कंट्रोलर खरीदा, आपने जो सॉफ्टवेयर खरीदा, उसी में कुछ ऐसे बग्स हैं जो कि साइबर अटैक को एनेबल कर देता है. या फिर आपका जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ऐसा है जैसे सपोज कर लीजिए आपने व्हाट्सएप को अपने बिलिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया, बीच में जो आपने कनेक्टिंग लिंक लिया है वो कनेक्टिंग लिंक में ही कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो कि हैकर्स को अलाउ करते हैं इंट्रूड करने के लिए और सिस्टम को मैल फंक्शन करने के लिए या सिस्टम का कंट्रोल लेने के लिए. तो ऐसी चीजों के लिए देयर आर ऑलरेडी रेगुलेटरी कंप्लायंस. ग्लोबली अगर हम बात करेंगे, इवन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर सीईए ने एक गाइडलाइन इशू की थी कि साइबर सिक्योर बनाने के लिए आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट प्रैक्टिसेस हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है. और इंटरनेशनली भी देखेंगे देयर आर स्टैंडर्ड्स लाइक आईईसी, नक है, आईएसओ है, आईएसए है. ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं दीज आर वेरियस स्टैंडर्ड्स ग्लोबली जो बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी यूज कर रही हैं जो कि सिस्टम को साइबर सिक्योर बना रही हैं. अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स कन्वेंशनल नहीं रह गए, अब दे आर मोर डिजिटल. बिकॉज अगर हमें सिस्टम की हेल्थ नहीं पता चलेगी, उसका रियल टाइम डेटा नहीं पता चलेगा, तो हम अपने सिस्टम को रेजिलिएंट बना नहीं पाएंगे. इसलिए आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए भी जैसे सस्टेनेबिलिटी के लिए 3 स्टेप अप्रोच है, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी 3 स्टेप अप्रोच लेना पड़ेगा. जिसमें सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे असेसमेंट कर पाए कि जो आपका करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना साइबर सिक्योर है. अब साइबर सिक्योर में आपके मल्टीपल लेयर्स होते हैं. आपका फील्ड लेयर है, आपका सबस्टेशन लेयर है, आपका एंटरप्राइज लेयर है. वहां पे कहां कहां वनरेबिलिटीज है. तो इसमें क्या रहता है कि आपका एक साइबर सिक्योरिटी वनरेबिलिटी असेसमेंट प्लेटफॉर्म आपको रहेगा जो कि साइबर सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज को असेस करेगा. फिर आपके सिस्टम को और रेजिलिएंट बनाने में डिजाइन करना पड़ेगा कि एक रेजिलिएंट सिस्टम हो जहां पे ये साइबर अटैक्स हम ओवरकम कर पाए. और फिर उसको आपको इंप्लीमेंट करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे आप रियल टाइम मॉनिटर कर पाए. जैसे कि आप लोग घर में एंटीवायरस यूज करते होंगे या अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे एंटीवायरस, इवन आजकल मोबाइल फोन में भी एंटीवायरस यूज करते हैं. और ये एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमेशा आपको अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि आज जो एक वायरस आपने उसका एंटीवायरस बना लिया, कल कोई नया वायरस आ जाएगा. तो साइबर अटैक एक ऐसा अटैक है जो कि आपको कंटिन्यूअस एनालाइज करके अपने प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. इसीलिए कंटिन्यूअस मेंटेनेंस की जरूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म में. और दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ग्रिड मोर रेजिलिएंट. सो स्नाइडर क्या काम करता है, हम सारे लेयर्स पे काम करते हैं. हमने ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 लेयर में डिवाइड कर दिया है. सबसे बॉटम मोस्ट लेयर अगर आप देखेंगे तो जो कनेक्टेड प्रोडक्ट्स का है, कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि कम्युनिकेट करता हो. आपके सेंसर हो गए, अब फॉर एग्जाम्पल आपका सेंसर हो गया जो कि आपका इक्विपमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा जहां पे आप उसको मॉनिटर, ऑपरेट, कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन अभी डिजिटाइजेशन के साथ साथ एक जो सबसे बड़ा थ्रेट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ थ्रेट, इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम. नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं. तो एक इंडिविजुअल के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज ऑल दोज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा एंड टू टेक द करेक्टिव डिसीजन. सो इसीलिए फिर जो टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी थी डेटा हैंडलिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा मैनेजमेंट, हमने वो सारा इंप्लीमेंट कर दिया अपने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर. तो वो क्या काम करेगा, ये डिस्क्रीट प्लेटफॉर्म से रिलेवेंट डेटा को वो खुद एनालाइज करेगा और यूजर को बता देगा आपको क्या एक्शंस लेने हैं. सो ये सारी चीजें हैं जो हम
एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ यूनिक कुछ यूनिक सेंसर्स जो हम बात कर रहे थे, जैसे थर्मल सेंसर्स है, वायरलेस थर्मल सेंसर है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे वो आपका स्विच गियर पैनल हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर हो। पार्शियल डिस्चार्ज है, जो देखिए ये सेंसर क्यों इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा जरूरी है समझना। हम सेंसर लगा के इक्विपमेंट के फेलियर के उसको हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हम इक्विपमेंट का यूजेज पैटर्न और इस सेंसर के डेटा से, जो हम एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है मशीन लर्निंग के थ्रू, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरा इक्विपमेंट कब फेल होने वाला है। आज के समय में प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की वजह से हमें यह फायदा होता है कि मेरा इक्विपमेंट जो भी उसका लाइफ साइकिल है, अगर मैंने उसे फेल ही नहीं होने दिया, उसका प्रोबेबल फेलियर को हमने पहले ही रेक्टिफाई कर लिया, तो हमने इक्विपमेंट की लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ा दी। तो जो इक्विपमेंट का लाइफ है, हम उसको वी कैन डबल द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। सो इस तरह के स्मार्ट सेंसर्स हैं। नाउ ब्रेकर में भी आज के समय में देयर आर टेक्नोलॉजीज जहां पे आप ब्रेकर के वैक्यूम इंटरप्टर का भी लाइफ आप देख सकते हैं कि ब्रेकर का लाइफ कितना बचा हुआ है। ब्रेकर में जो मेक और ब्रेक हो रहा है वो आपके वैक्यूम इंटरप्टर्स में हो रहा है, चाहे वो GIS हो, चाहे आपका AIS हो, चाहे वो सॉलिड इंसुलेटेड स्विच गियर हो। वो जो है आपका ब्रेकर का अपने ऑपरेटिंग लाइफ, ब्रेकर का स्प्रिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ब्रेकर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम। हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या हम लोग रिले कोऑर्डिनेशन करते हैं, बट रिले कोऑर्डिनेशन सारा इलेक्ट्रॉनिकली आपका रिले के अंदर हो रहा है। बट एक्चुअल में जो मेकिंग और ब्रेकिंग हो रही है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और डिस्कनेक्शन हो रहा है, जो प्रोटेक्शन हो रहा है, वो तो आपका फिजिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो कि आपके ब्रेकर के अंदर हो रहा है। तो रिले कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आपको ब्रेकर का भी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, जहां पे ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर ब्रेकर आपका परफॉर्म नहीं करता विद इन प्रेस्क्राइब टाइम में ड्यू द कोर्स ऑफ एजिंग, इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग, तो आपका सिस्टम, आपका जो रिले कोऑर्डिनेशन है या सिस्टम है वो दैट कैन मैल फंक्शन। सिमिलरली आर्क फ्लैश प्रोटेक्शन रेयरली होता है, बट जब भी होता है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। तो उसके लिए एडवांस प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं, जहां पे आप ये एडवांस प्रोटेक्शन रिले लगा के आप इंटरनल आर्क होने से बचा लेते हैं। सिमिलरली ऑलरेडी आप लोग बिहार में, फॉर्चुनेटली बिहार was one of the first utilities who adopted this SF6 free technology। हमने नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार में सॉलिड इंसुलेटेड स्विच गियर सिस्टम दिया जिसमें कोई भी SF6 नहीं लेते। सस्टेनेबिलिटी में SF6 ना एक बहुत पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। क्योटो प्रोटोकॉल में जो 6 गैसेस नॉमिनेट की गई थी उसमें एक SF6 है। आप SF6 का पोटेंशियल, कार्बन पोटेंशियल जान के ना यू विल बी रियली शॉक्ड। 1 kg SF6 जो होता है वो बराबर होता है 25,200 किलो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और आपका SF6 जब एनवायरमेंट में रिलीज होता है उसको 3,000 साल लगते हैं पूरी तरीके से डिफ्यूज होने में एनवायरमेंट के अंदर। तो ये बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। अब मजबूरी ये थी क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, जब हमें स्विच गियर को कॉम्पैक्ट करने हुआ तो हमने इंसुलेटेड गैस लिया, तो SF6 हमने ले लिया बिकॉज दैट वाज द बेस्ट अवेलेबल। आने वाले समय में जस्ट 2 साल 3 साल के अंदर हम देखेंगे ये सारी SF6 जो है रिप्लेस हो जाएंगी एयर से। तो अभी हम हो गए या और भी हमारे जैसी जो कंपनियां हैं वो सारा SF6 फ्री सिस्टम बना रही हैं। तब तक हमारे पास सॉलिड जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो कि SF6 फ्री है, वो है सॉलिड इंसुलेटेड स्विच गियर, जो कि पूरा का पूरा सॉलिड, मतलब हाइब्रिड नहीं। हाइब्रिड में क्या है कि आपका सॉलिड, कुछ सेक्शन सॉलिड है, कुछ सेक्शन गैस है, अगेन वो वनरेबल बन जाता है। तो या तो पूरा सॉलिड रखिए या पूरा गैस रखिए। और गैस में भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका SF6 जो है 1 kg ऑफ SF6, आप इसका इंपैक्ट देखिए, 1 kg ऑफ SF6 इज इक्वल टू अराउंड 25,200 kgs ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट आपको पता है एक नॉर्मल GIS के अंदर एक अगर अराउंड 6 kg ऑफ 6 to 7 kgs अक्रॉस डिफरेंट मैन्युफैक्चरर गैस भरी होती है। गलती से भी केबल टाइटनिंग के टाइम में आपका बुशिंग क्रैक भी हो गई ना, आपका सारा का सारा गैस एनवायरमेंट में चली गई, तो आपने वो ऑलरेडी कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा लिया। इसी वजह से IEC का भी इवन रिकमेंडेशन है कि SF6 जो है, अगर वो आपको SF6 वाले स्विच गियर लेना भी है तो वो OEM की फैक्ट्री में ही स्विच गियर में, क्योंकि हम कंट्रोल, OEM जो होता है उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट है जहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो OEM की फैक्ट्री में ही SF6 भर के वहीं सील कर दो, ताकि साइड पे जब आप पैनल लगाते हैं तो वहां पे आपको गैस हैंडलिंग की कोई जरूरत ही नहीं, ताकि गैस लीकेज की पॉसिबिलिटी ही एलिमिनेट हो जाए और आप कार्बन फुटप्रिंट, ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन में आप कंट्रीब्यूट कर पाए। सो सीइंग द पॉजिटिव ऑफ टाइम, आई विल एंड माय सेशन नाउ and we will be open for question at the end, and we can connect later on with our colleagues here from Schneider. Thank you. Thanks a lot.
Uh, Good afternoon, everyone. Very warm welcome to all the eminent guests who are present here, especially IS Sanjeev Hans, Principal Secretary Energy, Mr. Mahendra Kumar IS, Managing Director South Bihar Power Distribution, and Mr. Naseem Iqbal, Director Operations North Bihar Power Distribution Company Limited. I am Faisal Masood. I'm from Schneider Electric. I take care of business development for India. Today, as the topic of our sustainable energy conclave, which we are going to discuss about. But before that, a very important question for all of us. Today, we are in this world. We should really think about of our future generations. आज जो हम जी रहे हैं, आने वाले generations के लिए हम क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या हम एक ऐसे सिनेरियो छोड़ के जाना चाहते हैं जहाँ पे वो हम पे अफसोस करेंगे कि हमने क्या बना दिया इस धरती को, या वी आर लिविंग बिहाइंड समथिंग विच दे कैन बी रियली प्राउड ऑफ, दैट वी हैव foreseen what kind of scenarios are going to be there with respect to the environment around earth, and what measures we have already taken to overcome the future challenges that we foresee. सो आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. गोइंग फॉरवर्ड, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्नाइडर इलेक्ट्रिक के बारे में. हम लोग एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है. हालांकि फ्रेंच मल्टीनेशनल होते हुए भी हमारे अंदर इंडियन ब्लड काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज अगर हम अपनी इंडियन प्रेजेंस की बात करते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस कंट्री में, जहाँ पे हमारी 30 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं. 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और अंडर डेवलपमेंट है. तो इन टोटलिटी हम कह सकते हैं कि हमारे पास 34 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, और हमने इस देश में 38,000 से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में एम्प्लॉयड हैं और बाकी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं. साथ ही साथ अगर देश में देखा जाए तो हम ब्रीफली ऑलमोस्ट सारे कंट्री में जोग्राफिकली हर जगह प्रेजेंट हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हर जगह हैं. बट स्नाइडर इलेक्ट्रिक, अगर हम ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं, इंडिया हमारा 4 बड़े हब में से सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट हब इंडिया है हमारा स्नाइडर का. यहाँ हम जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं उसका 60% हम इंडिया में कंज्यूम करते हैं, 40% हम एक्सपोर्ट करते हैं. तो अगर देखा जाए तो हम हिंदुस्तान का जो विजन है हमारा मेक इन इंडिया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है मेक इन इंडिया का, हम उसको काफ़ी हद तक उसको कंट्रीब्यूट करते हैं. अब बात करते हैं कि हमारा क्लाइमेट जो चेंज है वो आखिर उसका रीज़न क्या है. अगर हम देखें जो हमारा पावर, जो भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट आज के समय में है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो या तो इंडस्ट्रीज़ हैं, या तो जो हम पावर यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वो है. और उसमें भी जो वर्ल्ड का जो टोटल पावर डिमांड है उसका 80% से भी ज़्यादा आज भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड जनरेशन की वजह से कंजम्पशन हो रहा है. अब आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जो हमें सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, वो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की, जहां पे हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर का लेवल ऑलरेडी बढ़ रहा है. रिसेंटली अगर देखा जाए पिछले 10 से 15 सालों के बीच में ऑलमोस्ट 35 आइलैंड्स, स्मॉल आइलैंड्स हैव ऑलरेडी बीन ड्राउंड, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है. और आने वाले समय में यही खाली एक रीजन नहीं है कि ग्लेशियर हमारा मेल्ट कर रहा है, बट क्लाइमेट शिफ्ट भी हो रहा है. जहां पहले कभी गर्मी नहीं होती थी, अब वहां बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है. जहां बारिश नहीं होती थी, अब बारिश हो रही है. क्लाइमेट का प्रेडिक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं कि आने वाले समय में कैसा क्लाइमेट होने वाला है. साथ ही साथ बहुत सारे हम नई तरीके की बीमारियों को भी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज एनवायरमेंटल चेंजेस. इन सब चीजों को जो हमने फोरकास्ट किया है, और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि ये चीजें और ज्यादा हमें इम्पैक्ट करेंगी ह्यूमन लाइफ को, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट ऑल्सो टू एंटायर बायोडाइवर्सिटी. उसके लिए हम पहले से भी बहुत सारे मेजर्स ले रहे थे. अगर हम जो भी मेजर्स हम आज तक ले रहे हैं, अगर हम उसको देखते हैं, तो भी हम अर्थ के जो टेम्परेचर राइज है बाय 2080 उसको रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे 3.1 डिग्री सेल्सियस से या 3.7 डिग्री सेल्सियस के बीच में. तो इसलिए ये जरूरी नहीं है. दुनिया में सारे देशों ने मिलकर एक कंसेंसस फॉर्म किया है कि हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो भी ज्यादा है, बट दैट इज द मैक्सिमम दैट एज ऑफ नाउ वॉट एवर पॉसिबल टेक्नोलॉजीज आर देयर, विद दैट वी कैन कंटेन इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2080. अब इसके लिए
अगर हमें देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब COP26 में पंच अमृत दिया था, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि बाय 2030 हमारा जो ओवरऑल पावर जनरेशन रहेगा 50% उसका रिन्यूएबल रहेगा। और नॉट ओनली दैट, इन्होंने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट दिया है इस देश को, वो ये है कि हमें 2070 तक कार्बन नेट जीरो बनना है। हमें अपनी कार्बन इंटेंसिटी को नेट जीरो पे लाना है। उसके लिए हमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे उस एम्बिशन को मीट करने के लिए। तो अगर हम लार्जली देखें कि वो जो एम्बिशंस हैं उनको हम ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, अगर हम कुछ की पिलर्स बनाते हैं उस एम्बिशन को मीट करने के लिए, तो सबसे पहला जो एम्बिशन है वो है सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी खाली किसी मैन्युफैक्चरर या किसी एक यूटिलिटी, ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ही अकेली जिम्मेदारी नहीं है। इसमें हर एक भारत के नागरिक की जिम्मेदारी है। हर भारत के नागरिक को अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें लोगों को जागरूक बनाना पड़ेगा कि हम कैसे सस्टेनेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, हर एक भारत का नागरिक। साथ ही साथ जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल फर्टिनिटी से आते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा और सर्कुलरिटी की तरफ हमें देखना पड़ेगा। अगर कोई इक्विपमेंट हमारा है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो हैं हमारे, अगर उनकी लाइफ हम बढ़ा पाएं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रांसफार्मर है, अगर ट्रांसफार्मर की लाइफ 25 साल है, अगर हमने उसमें कुछ सेंसर्स या कोई डिजिटाइजेशन कर दिया और उसकी लाइफ हमने 10-12 साल, 15 साल और बढ़ा दी, तो वो एक्स्ट्रा 10-12 साल के लिए आपको कोई नया ट्रांसफार्मर नहीं खरीदना, तो एक ट्रांसफार्मर बनाने का कार्बन फुटप्रिंट आपका बच गया। साथ ही साथ आपने इक्विपमेंट की लाइफ इंप्रूव कर ली, तो वो आपका एड ऑन कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन में आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करेंगे और अपने केपेक्स को हमें कम करना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी हमें देखना पड़ेगा। हम डिजिटाइज सिस्टम बनाएंगे। नॉर्मली लोगों का एक परसेप्शन है कि हम सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाएंगे, डिजिटल बनाएंगे, तो हमारे सिस्टम का ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप एंड टू एंड डिजिटल सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम आप बनाते हैं, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहले से भी कम हो जाता है। तो अगर छोटे छोटे हिस्सों को ना बनाते हुए एंड टू एंड हम पूरे लाइफ साइकिल को डिजिटाइज करते हैं, तो हमारा एंड टू एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। साथ ही साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करे। रिसेंटली अगर हम देखेंगे 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में डिस्कस किया था कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में, जहां पे हर इंडिविजुअल को, चाहे वो एक कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो कोई कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, उसको सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के ऊपर इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी को लेके एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं सबको शेयर करना चाहूंगा। सस्टेनेबिलिटी फ्री में नहीं आने वाली है। सस्टेनेबल होने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि एक यूटिलिटी है, वो सस्टेनेबिलिटी के लिए तब तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं प्लान कर सकती जब तक उसको कुछ इंसेंटिवाइजेशन नहीं मिलेगा या कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जो कि उस सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स को प्रमोट करे, जो इंसेंटिफाई करे। सो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। दूसरा, जो एक सबसे बड़ा हम लोग एनर्जी शिफ्ट देख रहे हैं, वो है प्रोज्यूमर का आना। ऐसा कंज्यूमर जो कभी आपका कंज्यूमर बनता है और कभी आपका प्रोड्यूसर बन जाता है। अभी आज के समय की अगर हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि रूफटॉप सोलर लगा के लोग यूज कर रहे हैं, या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे उन्होंने सोलर प्लांट लगाया है जहां से पावर जनरेट कर रहा है। बट आने वाले समय में हम देखेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो भी ग्रिड को पावर देंगे। एक ऐसा सिनेरियो सोचिए जहां पे मेरे घर में एक रूफटॉप सोलर है, मैंने दिन में अपनी कार चार्ज की और रात को मैंने उसी कार से ग्रिड में वापस बिजली भेज दी। इसको व्हीकल टू ग्रिड बोलते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो जब आएंगी सिस्टम्स के अंदर, वो सिस्टम्स को और कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। और जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी डिमांड एंड रिस्पॉन्स। और डिमांड एंड रिस्पॉन्स एक ऐसा प्रॉब्लम है, अगर हम क्योंकि वही उस सिस्टम का बैलेंस मेंटेन करता है। सो अगर हम इस तरह के जब कॉम्प्लेक्स डिमांड एंड उसी के साथ हमारा उसका सप्लाई जो मैकेनिज्म है, अगर हमें ये सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स के इंटीग्रेशन का आएगा। रेवेन्यू मॉडल हमारे चेंज होंगे। पावर क्वालिटी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, पावर क्वालिटी के बेसिस पे हमें रेवेन्यू मॉडल्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। डिजिटल ग्रिड पूरा बनाना पड़ेगा एंड टू एंड। हम एंटरप्राइज ग्रिड की बात करते हैं कि राइट फ्रॉम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सारा कुछ डिजिटली कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे। जब चीजों को हम डिजिटल बनाएंगे, अगेन एक नया थ्रेट सामने आके खड़ा हो जाता है, वो है साइबर अटैक्स। और साइबर अटैक्स रियलिटी है।
इंडियन यूटिलिटीज ने फेस किया है, नॉट ओनली इंडियन यूटिलिटीज बट ऑल्सो लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली अगर हम देखेंगे, एम्स न्यू दिल्ली वाज अटैक्ड बाय रैंसमवेयर, और जो पूरे सिस्टम उनके अफेक्टेड थे, एंड somehow it got resolved. So cyber attack is also a reality जो हमें देखना पड़ेगा कि हमने अपने इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे साइबर रेजिलिएंट बनाना है। फिर नेटवर्क लॉसेज, ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम थे, आईपीडीएस, दीनदयाल योजना, देन आपका करेंटली वी आर हैविंग आरडीएसएस जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर जो न्यू एनर्जी कंज्यूमर है हमारा, ऐसा कंज्यूमर जो प्रोज्यूमर है, उसकी वजह से जो सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वो जो डिस्टर्बेंस है हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। इस सिनेरियो में अगर हम देखेंगे, एक और फिनोमेना जो वर्ल्ड में अभी हो रहा है, उसमें क्या है कि आपका नेटवर्क ऑपरेटर एक अलग एंटिटी है और सर्विस प्रोवाइडर एक अलग एंटिटी है। करेंटली हम जो हमारी यूटिलिटीज हैं, खासतौर से डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, वही नेटवर्क संभालती हैं और वही वो सर्विसेज देती हैं कंज्यूमर को। बट अगर हम देखें कुछ और कंट्रीज जैसे यूएस है, यूरोप में, यहाँ पे ये सिस्टम्स ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग इट, जहां पे नेटवर्क ऑपरेटर अलग है, उसका काम है नेटवर्क को रिलायबल बना के रखना, नेटवर्क को हेल्दी बना के रखना, सर्विस प्रोवाइडर दूसरे लोग हैं। जस्ट लाइक टेलीकॉम टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिफरेंट कंपनी ओन करती है, उसमें सर्विस प्रोवाइडर एक ही बीटीएस के ऊपर आपका जियो भी मिल जाएगा, आपको एयरटेल भी हो सकता है यूज कर रहा हो, या और वोडाफोन भी यूज कर रहा हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई और ओन करेगा, सर्विस उस पर कोई और चलाएगा। सिमिलरली पावर में भी यही होने वाला है, आज नहीं तो कल, दैट वी फोरसी एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, कि एक ऐसा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जहां पे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब सीमलेसली एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होंगे। अगर आप देखिए, आज हम बात करते हैं डिजिटल ग्रिड की, डिजिटल सबस्टेशन की, हम एंटरप्राइज ग्रिड के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हमको एंटरप्राइज ग्रिड बनाना है। आज हमारा देश हमारे नेबरिंग कंट्रीज से पावर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा है, हमें जिसको फिजिबल करना है। सिमिलरली वो इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे अभी तक हम मीटर तक देख रहे हैं, हमें कंज्यूमर के मीटर के अंदर तक देखना पड़ेगा। So beyond the meter, we have to look at right from generation, transmission and distribution. तो हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे आपको ग्रिड ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जहां पे सर्विसेज को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रोज्यूमर्स हैं उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोज्यूमर जुड़े ताकि वो पावर जनरेशन को कंट्रीब्यूट कर पाए। So इन सब चीजों को लेके, बट होल ऑब्जेक्टिव हम इतना सादा, ये सब सारी चीजें हम कर क्यों रहे हैं? टू बिकम सस्टेनेबल। और सस्टेनेबल बनने के लिए, किसी भी सिस्टम्स को सस्टेनेबल बनने के लिए जो सबसे आइडियल अप्रोच है वो 3 स्टेप अप्रोच है: स्ट्रेटेजाइज, डिजिटाइज एंड डीकार्बोनाइज। स्ट्रेटेजाइज में सबसे पहले आपको अपना बेसलाइन समझना है। डिजिटाइज में एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म लगाना है जहां पे आप अपना कार्बन का बेसलाइन देख पाए और जो आपका कार्बन इंटेंसिव एरिया है उसको आप आइडेंटिफाई कर लें, उसका रिपोर्ट बनाए, लोगों को अवेयर करे, ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर करे। देन डीकार्बोनाइज स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपको अभी पता चल गया, आपके पास एक रियल टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कार्बन इंटेंसिव एरियाज दिखा रहा है, वहां पे आप डीकार्बोनाइज करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, मिनरल ऑयल ट्रांसफार्मर, आप उसको रिप्लेस करिए, उसका ऑयल चेंज करिए, उसको ग्रीन ऑयल के साथ चेंज कर दीजिए, एस्टर ऑयल करिए, वो आपका ग्रीन बन गया। जो भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ले रहे हैं, जो भी आप सिस्टम्स ले रहे हैं, कोशिश करिए कि आप ग्रीन प्रोडक्ट लें। इवन अगर आप देखिए, रिसेंटली लास्ट मंथ ओनली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक ग्रीन क्रेडिट स्कीम का ड्राफ्ट अभी दिया हुआ है, विच इज अंडर डिस्कशन एंड कमेंट्स आर बीइंग आस्क्ड अबाउट इट, कि सारे जितने भी इंडस्ट्री मेंबर्स हैं, यूजर्स हैं, सब लोग उस पर कमेंट अपना देंगे, जहां पे ये सस्टेनेबल यानी ग्रीन करेंसी फॉर्मुलेशन की बात हो रही है कि अगर मैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ले रहा हूं तो मुझे इंसेंटिवाइज कैसे किया जाएगा। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन। सो अगर आप सोचिए, एक यूटिलिटीज है जो अपने प्रोडक्ट है, वो जो स्विच गियर यूज कर रही है वो ग्रीन है, ट्रांसफॉर्मर यूज कर रही है वो ग्रीन है, तो आपको उसका इंसेंटिव मिलेगा। तो यू शुड थिंक अबाउट इट। सो आपको डीकार्बोनाइज स्टेप में आप अपने प्रोसेसेस को देखेंगे और जहां पे भी आपको डीकार्बोनाइजेशन की जरूरत है वहां पे आप डीकार्बोनाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन प्रोडक्ट जिनका एनवायरनमेंट के ऊपर लीस्ट इंपैक्ट या जीरो इंपैक्ट हो और जिसकी सर्कुलरिटी पॉसिबल हो, मतलब इसको आप दोबारा रीयूज कर सकते हैं या उसकी एंड ऑफ लाइफ के बाद आपको पता होना चाहिए कि उसको एनवायरनमेंट में कैसे आपको डिकम्पोज करना है जिससे कि एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। साथ ही साथ जो नेक्स्ट चैलेंज आता है वो आता है साइबर सिक्योरिटी का। हम जब सिस्टम को डिजिटाइज करेंगे तो देयर इज अ ग्रेट थ्रेट कि हम एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं
जब कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉट ऑफ साइबर अटैक्स, जो कि हम देखते हैं कि मैलवेयर है, रैंसमवेयर है, ट्रोजन है, फिशिंग है, एप्लीकेशन अटैक है। बट ये होते जो है ना 3 बेसिक रीजन की वजह से होते हैं। वो 3 बेसिक रीजन है कि आपका कोई एम्प्लॉय है, वो नेग्लिजेंस है, उसने कोई पेन ड्राइव लगा दी या किसी को ऐसा मेल खोल दिया या कहीं पे कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करा जो कि वैलिडेटेड नहीं है, या सप्लाई चेन में आप जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, आपने जो कंट्रोलर खरीदा, आपने जो सॉफ्टवेयर खरीदा, उसी में कुछ ऐसे बग्स हैं जो कि साइबर अटैक को एनेबल कर देता है। या फिर आपका जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ऐसा है, जैसे सपोज कर लीजिए आपने व्हाट्सएप को अपने बिलिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया, बीच में जो आपने कनेक्टिंग लिंक लिया है, वो कनेक्टिंग लिंक में ही कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो कि हैकर्स को अलाउ करते हैं इंट्रूड करने के लिए और सिस्टम को मैल फंक्शन करने के लिए या सिस्टम का कंट्रोल लेने के लिए। तो ऐसी चीजों के लिए देयर आर ऑलरेडी रेगुलेटरी कंप्लायंस ग्लोबली। अगर हम बात करेंगे, इवन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर सीईए ने एक गाइडलाइन इशू की थी कि साइबर सिक्योर बनाने के लिए आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट प्रैक्टिसेस हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। और इंटरनेशनली भी देखेंगे देयर आर स्टैंडर्ड्स लाइक आईईसी, नक है, आईएसओ है, आईएसए है, ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज आर वेरियस स्टैंडर्ड्स ग्लोबली जो बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी यूज कर रही हैं, जो कि सिस्टम को साइबर सिक्योर बना रही हैं। अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स कन्वेंशनल नहीं रह गए, अब दे आर मोर डिजिटल, बिकॉज अगर हमें सिस्टम की हेल्थ नहीं पता चलेगी, उसका रियल टाइम डेटा नहीं पता चलेगा, तो हम अपने सिस्टम को रेजिलिएंट बना नहीं पाएंगे। इसलिए आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए भी, जैसे सस्टेनेबिलिटी के लिए 3 स्टेप अप्रोच है, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी 3 स्टेप अप्रोच लेना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे असेसमेंट कर पाए कि जो आपका करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना साइबर सिक्योर है। अब साइबर सिक्योर में आपके मल्टीपल लेयर्स होते हैं, आपका फील्ड लेयर है, आपका सबस्टेशन लेयर है, आपका एंटरप्राइज लेयर है, वहां पे कहां कहां वनरेबिलिटीज है। तो इसमें क्या रहता है कि आपका एक साइबर सिक्योरिटी वनरेबिलिटी असेसमेंट प्लेटफॉर्म आपको रहेगा जो कि साइबर सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज को असेस करेगा। फिर आपके सिस्टम को और रेजिलिएंट बनाने में डिजाइन करना पड़ेगा कि एक रेजिलिएंट सिस्टम हो जहां पे ये साइबर अटैक्स हम ओवरकम कर पाएं, और फिर उसको आपको इंप्लीमेंट करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे आप रियल टाइम मॉनिटर कर पाएं। जैसे कि आप लोग घर में एंटीवायरस यूज करते होंगे या अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे एंटीवायरस, इवन आजकल मोबाइल फोन में भी एंटीवायरस यूज करते हैं। और ये एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमेशा आपको अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि आज जो एक वायरस आपने उसका एंटीवायरस बना लिया, कल कोई नया वायरस आ जाएगा। तो साइबर अटैक एक ऐसा अटैक है जो कि आपको कंटिन्यूअस एनालाइज करके अपने प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसीलिए कंटिन्यूअस मेंटेनेंस की जरूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म में, और दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ग्रिड मोर रेजिलिएंट। सो स्नाइडर क्या काम करता है, हम सारे लेयर्स पे काम करते हैं। हमने ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 लेयर में डिवाइड कर दिया है। सबसे बॉटम मोस्ट लेयर अगर आप देखेंगे तो जो कनेक्टेड प्रोडक्ट्स का है, कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि कम्युनिकेट करता हो, आपके सेंसर हो गए, अब फॉर एग्जाम्पल आपका सेंसर हो गया जो कि आपका इक्विपमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा जहां पे आप उसको मॉनिटर, ऑपरेट, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी डिजिटाइजेशन के साथ साथ एक जो सबसे बड़ा थ्रेट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ थ्रेट, इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज ऑल दोज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा एंड टू टेक द करेक्टिव डिसीजन। सो इसीलिए फिर जो टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी थी डेटा हैंडलिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा मैनेजमेंट, हमने वो सारा इंप्लीमेंट कर दिया अपने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। तो वो क्या काम करेगा, ये डिस्क्रीट प्लेटफॉर्म से रिलेवेंट डेटा को वो खुद एनालाइज करेगा और यूजर को बता देगा आपको क्या एक्शंस लेने हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो हम एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ यूनिक कुछ यूनिक सेंसर्स जो हम बात कर रहे थे, जैसे थर्मल सेंसर्स है, वायरलेस थर्मल सेंसर है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे वो आपका स्विच गियर पैनल हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो। पार्शियल डिस्चार्ज है, जो देखिए ये सेंसर क्यों इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा जरूरी है समझना। हम सेंसर लगा के इक्विपमेंट के फेलियर के उसको हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हम इक्विपमेंट का यूजेज पैटर्न और इस सेंसर के डेटा से जो हम एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है, मशीन लर्निंग के थ्रू हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरा इक्विपमेंट कब फेल होने वाला है। आज के समय में प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की वजह से हमें यह फायदा होता है कि मेरा इक्विपमेंट जो भी उसका लाइफ साइकिल है, अगर मैंने उसे फेल ही नहीं होने दिया, उसका प्रोबेबल फेलियर को हमने पहले ही रेक्टिफाई कर लिया, तो हमने इक्विपमेंट की लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ा दी। तो जो इक्विपमेंट का लाइफ है हम उसको वी कैन डबल द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। सो
इस तरह के स्मार्ट सेंसर्स हैं। नाउ ब्रेकर में भी आज के समय में देयर आर टेक्नोलॉजीज जहां पे आप ब्रेकर के वैक्यूम इंटरप्टर का भी लाइफ आप देख सकते हैं कि ब्रेकर का लाइफ कितना बचा हुआ है। ब्रेकर में जो मेक और ब्रेक हो रहा है वो आपके वैक्यूम इंटरप्टर्स में हो रहा है, चाहे वो जीआईएस हो, चाहे आपका एआईएस हो, चाहे वो सॉलिड इंसुलेटेड स्विच गियर हो। वो जो है आपका ब्रेकर का अपने ऑपरेटिंग लाइफ, ब्रेकर का स्प्रिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ब्रेकर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम। हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या हम लोग रिले कोऑर्डिनेशन करते हैं, बट रिले कोऑर्डिनेशन सारा इलेक्ट्रॉनिकली आपका रिले के अंदर हो रहा है। बट एक्चुअल में जो मेकिंग और ब्रेकिंग हो रही है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और डिस्कनेक्शन हो रहा है, जो प्रोटेक्शन हो रहा है, वो तो आपका फिजिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो कि आपके ब्रेकर के अंदर हो रहा है। तो रिले कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आपको ब्रेकर का भी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, जहां पे ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर ब्रेकर आपका परफॉर्म नहीं करता विद इन प्रेस्क्राइब टाइम में ड्यू द कोर्स ऑफ एजिंग, इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग, तो आपका सिस्टम, आपका जो रिले कोऑर्डिनेशन है या सिस्टम है वो दैट कैन मैल फंक्शन। सिमिलरली आर्क फ्लैश प्रोटेक्शन रेयरली होता है, बट जब भी होता है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। तो उसके लिए एडवांस प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं, जहां पे आप ये एडवांस प्रोटेक्शन रिले लगा के आप इंटरनल आर्क होने से बचा लेते हैं। सिमिलरली ऑलरेडी आप लोग बिहार में, फॉर्चुनेटली बिहार was the one of the first utilities who adopted this SF6 free technology। हमने नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार में सॉलिड इंसुलेटेड स्विच गियर सिस्टम दिया जिसमें कोई भी SF6 नहीं लेते। सस्टेनेबिलिटी में SF6 ना एक बहुत पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। क्योटो प्रोटोकॉल में जो 6 गैसेस नॉमिनेट की गई थी उसमें एक SF6 है। आप SF6 का पोटेंशियल, कार्बन पोटेंशियल जान के ना यू विल बी रियली शॉक्ड। 1 kg SF6 जो होता है वो बराबर होता है 25,200 किलो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और आपका SF6 जब एनवायरमेंट में रिलीज होता है उसको 3,000 साल लगते हैं पूरी तरीके से डिफ्यूज होने में एनवायरमेंट के अंदर। तो ये बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। अब मजबूरी ये थी क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, जब हमें स्विच गियर को कॉम्पैक्ट करने हुआ तो हमने इंसुलेटेड गैस लिया, तो SF6 हमने ले लिया बिकॉज दैट वाज द बेस्ट अवेलेबल। आने वाले समय में जस्ट 2 साल 3 साल के अंदर हम देखेंगे ये सारी SF6 जो है रिप्लेस हो जाएंगी एयर से। तो अभी हम हो गए या और भी हमारे जैसी जो कंपनियां हैं वो सारा SF6 फ्री सिस्टम बना रही हैं। तब तक हमारे पास सॉलिड जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो कि SF6 फ्री है वो है सॉलिड इंसुलेटेड स्विच गियर, जो कि पूरा का पूरा सॉलिड, मतलब हाइब्रिड नहीं। हाइब्रिड में क्या है कि आपका सॉलिड, कुछ सेक्शन सॉलिड है, कुछ सेक्शन गैस है, अगेन वो वनरेबल बन जाता है। तो या तो पूरा सॉलिड रखिए या पूरा गैस रखिए। और गैस में भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका SF6 जो है 1 kg ऑफ SF6, आप इसका इंपैक्ट देखिए, 1 kg ऑफ SF6 इज इक्वल टू अराउंड 25,200 kgs ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट आपको पता है एक नॉर्मल GIS के अंदर एक अगर अराउंड 6 kg ऑफ 6 to 7 kgs अक्रॉस डिफरेंट मैन्युफैक्चरर गैस भरी होती है। गलती से भी केबल टाइटनिंग के टाइम में आपका बुशिंग क्रैक भी हो गई ना, आपका सारा का सारा गैस एनवायरमेंट में चली गई, तो आपने वो ऑलरेडी कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा लिया। इसी वजह से IEC का भी इवन रिकमेंडेशन है कि SF6 जो है, अगर वो आपको SF6 वाले स्विच गियर लेना भी है तो वो OEM की फैक्ट्री में ही स्विच गियर में, क्योंकि हम कंट्रोल, OEM जो होता है उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट है जहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो OEM की फैक्ट्री में ही SF6 भर के वहीं सील कर दो, ताकि साइड पे जब आप पैनल लगाते हैं तो वहां पे आपको गैस हैंडलिंग की कोई जरूरत ही नहीं, ताकि गैस लीकेज की पॉसिबिलिटी ही एलिमिनेट हो जाए और आप कार्बन फुटप्रिंट, ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन में आप कंट्रीब्यूट कर पाए। सो सीइंग द पॉजिटिविटी ऑफ टाइम, आई विल एंड माय सेशन नाउ and we will be open for question at the end, and we can connect later on with our colleagues here from Schneider. Thank you. Thanks a lot. Good afternoon, everyone. Very warm welcome to all the eminent guests who are present here, especially IS Sanjeev Hans, Principal Secretary Energy, Mr. Mahendra Kumar IS, Managing Director South Bihar Power Distribution, and Mr. Naseem Iqbal, Director Operations North Bihar Power Distribution Company Limited. I am Faisal Masood. I'm from Schneider Electric. I take care of business development for India. Today, as the topic of our sustainable energy conclave, which we are going to discuss about. But before that, a very important question for all of us. Today we are in this world, we should really think about of our future generations. आज जो हम जी रहे हैं, आने वाले generations के लिए हम क्या छोड़ के जाना चाहते हैं?
क्या हम एक ऐसे सिनेरियो छोड़ के जाना चाहते हैं जहाँ पे वो हम पे अफसोस करेंगे कि हमने क्या बना दिया इस धरती को, या we are leaving behind something which they can be really proud of, that we have foreseen, you know, what kind of scenarios are going to be there with respect to the environment around earth, and what measures we have already taken to overcome the future challenges that we foresee. So आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. गोइंग फॉरवर्ड, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्नाइडर इलेक्ट्रिक के बारे में. हम लोग एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है. हालांकि फ्रेंच मल्टीनेशनल होते हुए भी हमारे अंदर इंडियन ब्लड काफ़ी ज़्यादा है. बिकॉज अगर हम अपनी इंडियन प्रेजेंस की बात करते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस कंट्री में, जहाँ पे हमारी 30 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं. 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और अंडर डेवलपमेंट है. तो इन टोटलिटी हम कह सकते हैं कि हमारे पास 34 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, और हमने इस देश में 38,000 से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में एम्प्लॉयड हैं और बाकी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं. साथ ही साथ अगर देश में देखा जाए तो हम ब्रीफली हम ऑलमोस्ट सारे कंट्री में जोग्राफिकली हर जगह प्रेजेंट हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हर जगह हैं. बट स्नाइडर इलेक्ट्रिक, अगर हम ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं, इंडिया हमारा 4 बड़े हब में से सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट हब इंडिया है हमारा स्नाइडर का. यहाँ हम जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं उसका 60% हम इंडिया में कंज्यूम करते हैं, 40% हम एक्सपोर्ट करते हैं. तो अगर देखा जाए तो हम हिंदुस्तान का जो विजन है हमारा मेक इन इंडिया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है मेक इन इंडिया का, हम उसको काफ़ी हद तक उसको कंट्रीब्यूट करते हैं. अब बात करते हैं कि हमारा क्लाइमेट जो चेंज है वो आखिर उसका रीज़न क्या है. अगर हम देखें जो हमारा पावर, जो भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट आज के समय में है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो या तो इंडस्ट्रीज़ हैं, या तो जो हम पावर यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वो है. और उसमें भी जो वर्ल्ड का जो टोटल पावर डिमांड है उसका 80% से भी ज़्यादा आज भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड जनरेशन की वजह से कंजम्पशन हो रहा है. अब आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जो हमें सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, वो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर का लेवल ऑलरेडी बढ़ रहा है. रिसेंटली अगर देखा जाए पिछले 10 से 15 सालों के बीच में ऑलमोस्ट 35 आइलैंड्स, स्मॉल आइलैंड्स हैव ऑलरेडी बीन ड्राउंड, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है. और आने वाले समय में यही खाली एक रीजन नहीं है कि ग्लेशियर हमारा मेल्ट कर रहा है, बट क्लाइमेट शिफ्ट भी हो रहा है. जहां पहले कभी गर्मी नहीं होती थी, अब वहां बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है. जहां बारिश नहीं होती थी, अब बारिश हो रही है. क्लाइमेट का प्रेडिक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं कि आने वाले समय में कैसा क्लाइमेट होने वाला है. साथ ही साथ बहुत सारे हम नई तरीके की बीमारियों को भी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज एनवायरमेंटल चेंजेस. इन सब चीजों को जो हमने फोरकास्ट किया है और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि ये चीजें और ज्यादा हमें इम्पैक्ट करेंगी ह्यूमन लाइफ को, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट ऑल्सो टू एंटायर बायोडाइवर्सिटी. उसके लिए हम पहले से भी बहुत सारे मेजर्स ले रहे थे. अगर हम जो भी मेजर्स हम आज तक ले रहे हैं, अगर हम उसको देखते हैं तो भी हम अर्थ के जो टेम्परेचर राइज है बाय 2080 उसको रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे 3.1 डिग्री सेल्सियस से या 3.7 डिग्री सेल्सियस के बीच में. तो इसलिए ये जरूरी नहीं है. दुनिया में सारे देशों ने मिलकर एक कंसेंसस फॉर्म किया है कि हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो भी ज्यादा है, बट दैट इज द मैक्सिमम दैट एज ऑफ नाउ वॉट एवर पॉसिबल टेक्नोलॉजीज आर देयर, विद दैट वी कैन कंटेन इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2080. अब इसके लिए अगर हमें देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है. अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब COP26 में पंच अमृत दिया था, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि बाय 2030 हमारा जो ओवरऑल पावर जनरेशन रहेगा 50% उसका रिन्यूएबल रहेगा. नॉट ओनली दैट, इन्होंने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट दिया है इस देश को, वो ये है कि हमें 2070 तक कार्बन नेट जीरो बनना है. हमें अपनी कार्बन इंटेंसिटी को नेट जीरो पे लाना है. उसके लिए हमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे उस एम्बिशन को मीट करने के लिए. तो अगर हम लार्जली देखें कि वो जो एम्बिशंस हैं उनको हम ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, अगर हम कुछ की पिलर्स बनाते हैं उस एम्बिशन को मीट करने के लिए, तो सबसे पहला जो एम्बिशन है वो है सस्टेनेबिलिटी.
और सस्टेनेबिलिटी खाली किसी मैन्युफैक्चरर या किसी एक यूटिलिटी, ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ही अकेली जिम्मेदारी नहीं है। इसमें हर एक भारत के नागरिक की जिम्मेदारी है। हर भारत के नागरिक को अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें लोगों को जागरूक बनाना पड़ेगा कि हम कैसे सस्टेनेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, हर एक भारत का नागरिक। साथ ही साथ जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल फर्टिनिटी से आते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा और सर्कुलरिटी की तरफ हमें देखना पड़ेगा। अगर कोई इक्विपमेंट हमारा है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो हैं हमारे, अगर उनकी लाइफ हम बढ़ा पाएं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रांसफार्मर है, अगर ट्रांसफार्मर की लाइफ 25 साल है, अगर हमने उसमें कुछ सेंसर या कोई डिजिटाइजेशन कर दिया और उसकी लाइफ हमने 10-12 साल 15 साल और बढ़ा दी, तो वो एक्स्ट्रा 10-12 साल के लिए आपको कोई नया ट्रांसफार्मर नहीं खरीदना, तो एक ट्रांसफार्मर बनाने का कार्बन फुटप्रिंट आपका बच गया। साथ ही साथ आपने इक्विपमेंट की लाइफ इंप्रूव कर ली, तो वो आपका एड ऑन कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन में आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करेंगे और अपने केपेक्स को हमें कम करना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी हमें देखना पड़ेगा। हम डिजिटाइज सिस्टम बनाएंगे। नॉर्मली लोगों का एक परसेप्शन है कि हम सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाएंगे, डिजिटल बनाएंगे, तो हमारे सिस्टम का ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप एंड टू एंड डिजिटल सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम आप बनाते हैं, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट पहले से भी कम हो जाता है। तो अगर छोटे छोटे हिस्सों को ना बनाते हुए एंड टू एंड हम पूरे लाइफ साइकिल को डिजिटाइज करते हैं, तो हमारा एंड टू एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। साथ ही साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करे। रिसेंटली अगर हम देखेंगे 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में डिस्कस किया था कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में, जहां पे हर इंडिविजुअल को, चाहे वो एक कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो कोई कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, उसको सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के ऊपर इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी को लेके एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं सबको शेयर करना चाहूंगा, सस्टेनेबिलिटी फ्री में नहीं आने वाली है। सस्टेनेबल होने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि एक यूटिलिटी है, वो सस्टेनेबिलिटी के लिए तब तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं प्लान कर सकती जब तक उसको कुछ इंसेंटिवाइजेशन नहीं मिलेगा या कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जो कि उस सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स को प्रमोट करे, जो इंसेंटिफाई करे। सो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। दूसरा, जो एक सबसे बड़ा हम लोग एनर्जी शिफ्ट देख रहे हैं, वो है प्रोज्यूमर का आना। ऐसा कंज्यूमर जो कभी आपका कंज्यूमर बनता है और कभी आपका प्रोड्यूसर बन जाता है। अभी आज के समय की अगर हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि रूफटॉप सोलर लगा के लोग यूज कर रहे हैं, या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे उन्होंने सोलर प्लांट लगाया है जहां से पावर जनरेट कर रहे हैं। बट आने वाले समय में हम देखेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो भी ग्रिड को पावर देंगे। एक ऐसा सिनेरियो सोचिए जहां पे मेरे घर में एक रूफटॉप सोलर है, मैंने दिन में अपनी कार चार्ज की और रात को मैंने उसी कार से ग्रिड में वापस बिजली भेज दी। इसको व्हीकल टू ग्रिड बोलते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो जब आएंगी सिस्टम्स के अंदर, वो सिस्टम्स को और कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। और जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी डिमांड एंड रिस्पॉन्स। और डिमांड एंड रिस्पॉन्स एक ऐसा प्रॉब्लम है, अगर हम क्योंकि वही उस सिस्टम का बैलेंस मेंटेन करता है। सो अगर हम इस तरह के जब कॉम्प्लेक्स डिमांड एंड उसी के साथ हमारा उसका सप्लाई जो मैकेनिज्म है, अगर हमें ये सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स के इंटीग्रेशन का आएगा। रेवेन्यू मॉडल हमारे चेंज होंगे। पावर क्वालिटी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, पावर क्वालिटी के बेसिस पे हमें रेवेन्यू मॉडल्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। डिजिटल ग्रिड पूरा बनाना पड़ेगा एंड टू एंड। हम एंटरप्राइज ग्रिड की बात करते हैं कि राइट फ्रॉम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सारा कुछ डिजिटली कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे। जब चीजों को हम डिजिटल बनाएंगे, अगेन एक नया थ्रेट सामने आके खड़ा हो जाता है, वो है साइबर अटैक्स। और साइबर अटैक्स रियलिटी है, इंडियन यूटिलिटीज ने फेस किया है। नॉट ओनली इंडियन यूटिलिटीज बट ऑल्सो लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली अगर हम देखेंगे, एम्स न्यू दिल्ली वाज अटैक्ड बाय रैंसमवेयर, और जो पूरे सिस्टम उनके अफेक्टेड थे, एंड somehow it got resolved. So cyber attack is also a reality जो हमें देखना पड़ेगा कि हमने अपने इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे साइबर रेजिलिएंट बनाना है। फिर नेटवर्क लॉसेस, ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम थे, आईपीडीएस, दीनदयाल योजना, देन आपका करेंटली वी आर हैविंग आरडीएसएस जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर जो न्यू एनर्जी कंज्यूमर है हमारा, ऐसा कंज्यूमर जो प्रोज्यूमर है, उसकी वजह से जो सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है, उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वो जो डिस्टर्बेंस है हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। इस सिनेरियो में अगर हम देखेंगे, एक और फिनोमेना जो वर्ल्ड में अभी हो रहा है, उसमें क्या है कि आपका
नेटवर्क ऑपरेटर एक अलग एंटिटी है और सर्विस प्रोवाइडर एक अलग एंटिटी है। करेंटली हम जो हमारी यूटिलिटीज हैं, खासतौर से डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, वही नेटवर्क संभालती हैं और वही वो सर्विसेज देती हैं कंज्यूमर को। बट अगर हम देखें कुछ और कंट्रीज जैसे यूएस है, यूरोप में, यहाँ पे ये सिस्टम्स ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग इट, जहां पे नेटवर्क ऑपरेटर अलग है, उसका काम है नेटवर्क को रिलायबल बना के रखना, नेटवर्क को हेल्दी बना के रखना, सर्विस प्रोवाइडर दूसरे लोग हैं। जस्ट लाइक टेलीकॉम टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिफरेंट कंपनी ओन करती है, उसमें सर्विस प्रोवाइडर एक ही बीटीएस के ऊपर आपका जियो भी मिल जाएगा, आपको एयरटेल भी हो सकता है यूज कर रहा हो, या और वोडाफोन भी यूज कर रहा हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई और ओन करेगा, सर्विस उस पर कोई और चलाएगा। सिमिलरली पावर में भी यही होने वाला है, आज नहीं तो कल, दैट वी फोरसी एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, कि एक ऐसा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जहां पे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब सीमलेसली एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होंगे। अगर आप देखिए, आज हम बात करते हैं डिजिटल ग्रिड की, डिजिटल सबस्टेशन की, हम एंटरप्राइज ग्रिड के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हमको एंटरप्राइज ग्रिड बनाना है। आज हमारा देश हमारे नेबरिंग कंट्रीज से पावर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा है, हमें जिसको फिजिबल करना है। सिमिलरली वो इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे अभी तक हम मीटर तक देख रहे हैं, हमें कंज्यूमर के मीटर के अंदर तक देखना पड़ेगा। So beyond the meter, we have to look at right from generation, transmission and distribution. तो हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे आपको ग्रिड ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जहां पे सर्विसेज को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रोज्यूमर्स हैं उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोज्यूमर जुड़े ताकि वो पावर जनरेशन को कंट्रीब्यूट कर पाए। So इन सब चीजों को लेके, बट होल ऑब्जेक्टिव हम इतना सादा, ये सब सारी चीजें हम कर क्यों रहे हैं? टू बिकम सस्टेनेबल। और सस्टेनेबल बनने के लिए, किसी भी सिस्टम्स को सस्टेनेबल बनने के लिए जो सबसे आइडियल अप्रोच है वो 3 स्टेप अप्रोच है: स्ट्रेटेजाइज, डिजिटाइज एंड डीकार्बोनाइज। स्ट्रेटेजाइज में सबसे पहले आपको अपना बेसलाइन समझना है। डिजिटाइज में एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म लगाना है जहां पे आप अपना कार्बन का बेसलाइन देख पाए और जो आपका कार्बन इंटेंसिव एरिया है उसको आप आइडेंटिफाई कर लें, उसका रिपोर्ट बनाए, लोगों को अवेयर करे, ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर करे। देन डीकार्बोनाइज स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपको अभी पता चल गया, आपके पास एक रियल टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कार्बन इंटेंसिव एरियाज दिखा रहा है, वहां पे आप डीकार्बोनाइज करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, मिनरल ऑयल ट्रांसफार्मर, आप उसको रिप्लेस करिए, उसका ऑयल चेंज करिए, उसको ग्रीन ऑयल के साथ चेंज कर दीजिए, एस्टर ऑयल करिए, वो आपका ग्रीन बन गया। जो भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ले रहे हैं, जो भी आप सिस्टम्स ले रहे हैं, कोशिश करिए कि आप ग्रीन प्रोडक्ट लें। इवन अगर आप देखिए, रिसेंटली लास्ट मंथ ओनली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक ग्रीन क्रेडिट स्कीम का ड्राफ्ट अभी दिया हुआ है, विच इज अंडर डिस्कशन एंड कमेंट्स आर बीइंग आस्क्ड अबाउट इट, कि सारे जितने भी इंडस्ट्री मेंबर्स हैं, यूजर्स हैं, सब लोग उस पर कमेंट अपना देंगे, जहां पे ये सस्टेनेबल यानी ग्रीन करेंसी फॉर्मुलेशन की बात हो रही है कि अगर मैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ले रहा हूं तो मुझे इंसेंटिवाइज कैसे किया जाएगा। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन। सो अगर आप सोचिए, एक यूटिलिटीज है जो अपने प्रोडक्ट है, वो जो स्विच गियर यूज कर रही है वो ग्रीन है, ट्रांसफॉर्मर यूज कर रही है वो ग्रीन है, तो आपको उसका इंसेंटिव मिलेगा। तो यू शुड थिंक अबाउट इट। सो आपको डीकार्बोनाइज स्टेप में आप अपने प्रोसेसेस को देखेंगे और जहां पे भी आपको डीकार्बोनाइजेशन की जरूरत है वहां पे आप डीकार्बोनाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन प्रोडक्ट जिनका एनवायरनमेंट के ऊपर लीस्ट इंपैक्ट या जीरो इंपैक्ट हो और जिसकी सर्कुलरिटी पॉसिबल हो, मतलब इसको आप दोबारा रीयूज कर सकते हैं, या उसकी एंड ऑफ लाइफ के बाद आपको पता होना चाहिए कि उसको एनवायरनमेंट में कैसे आपको डिकम्पोज करना है जिससे कि एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। साथ ही साथ जो नेक्स्ट चैलेंज आता है वो आता है साइबर सिक्योरिटी का। हम जब सिस्टम को डिजिटाइज करेंगे तो देयर इज अ ग्रेट थ्रेट कि हम एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। जब कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉट ऑफ साइबर अटैक्स, जो कि हम देखते हैं कि मैलवेयर है, रैंसमवेयर है, ट्रोजन है, फिशिंग है, एप्लीकेशन अटैक है। बट ये होते जो है ना 3 बेसिक रीजन की वजह से होते हैं। वो 3 बेसिक रीजन है कि आपका कोई एम्प्लॉय है, वो नेग्लिजेंस है, उसने कोई पेन ड्राइव लगा दी या किसी को ऐसा मेल खोल दिया या कहीं पे कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करा जो कि वैलिडेटेड नहीं है, या सप्लाई चेन में आप जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, आपने जो कंट्रोलर खरीदा, आपने जो सॉफ्टवेयर खरीदा, उसी में कुछ ऐसे बग्स हैं जो कि साइबर अटैक को एनेबल कर देता है। या फिर आपका जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ऐसा है, जैसे सपोज कर लीजिए आपने व्हाट्सएप को अपने बिलिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया, बीच में जो आपने कनेक्टिंग लिंक लिया है, वो कनेक्टिंग लिंक में ही कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो कि हैकर्स को अलाउ करते हैं इंट्रूड करने के लिए और सिस्टम को
मैल फंक्शन करने के लिए या सिस्टम का कंट्रोल लेने के लिए। तो ऐसी चीजों के लिए देयर आर ऑलरेडी रेगुलेटरी कंप्लायंस ग्लोबली। अगर हम बात करेंगे, इवन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर सीईए ने एक गाइडलाइन इशू की थी कि साइबर सिक्योर बनाने के लिए आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट प्रैक्टिसेस हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। और इंटरनेशनली भी देखेंगे देयर आर स्टैंडर्ड्स लाइक आईईसी, नक है, आईएसओ है, आईएसए है। ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज आर वेरियस स्टैंडर्ड्स ग्लोबली जो बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी यूज कर रही हैं, जो कि सिस्टम को साइबर सिक्योर बना रही हैं। अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स कन्वेंशनल नहीं रह गए, अब दे आर मोर डिजिटल, बिकॉज अगर हमें सिस्टम की हेल्थ नहीं पता चलेगी, उसका रियल टाइम डेटा नहीं पता चलेगा, तो हम अपने सिस्टम को रेजिलिएंट बना नहीं पाएंगे। इसलिए आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए भी, जैसे सस्टेनेबिलिटी के लिए 3 स्टेप अप्रोच है, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी 3 स्टेप अप्रोच लेना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे असेसमेंट कर पाए कि जो आपका करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना साइबर सिक्योर है। अब साइबर सिक्योर में आपके मल्टीपल लेयर्स होते हैं, आपका फील्ड लेयर है, आपका सबस्टेशन लेयर है, आपका एंटरप्राइज लेयर है, वहां पे कहां कहां वनरेबिलिटीज है। तो इसमें क्या रहता है कि आपका एक साइबर सिक्योरिटी वनरेबिलिटी असेसमेंट प्लेटफॉर्म आपको रहेगा, जो कि साइबर सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज को असेस करेगा। फिर आपके सिस्टम को और रेजिलिएंट बनाने में डिजाइन करना पड़ेगा कि एक रेजिलिएंट सिस्टम हो जहां पे ये साइबर अटैक्स हम ओवरकम कर पाएं, और फिर उसको आपको इंप्लीमेंट करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे आप रियल टाइम मॉनिटर कर पाएं। जैसे कि आप लोग घर में एंटीवायरस यूज करते होंगे, या अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे एंटीवायरस, इवन आजकल मोबाइल फोन में भी एंटीवायरस यूज करते हैं। और ये एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमेशा आपको अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि आज जो एक वायरस आपने उसका एंटीवायरस बना लिया, कल कोई नया वायरस आ जाएगा। तो साइबर अटैक एक ऐसा अटैक है जो कि आपको कंटिन्यूअस एनालाइज करके अपने प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसीलिए कंटिन्यूअस मेंटेनेंस की जरूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म में, और दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ग्रिड मोर रेजिलिएंट। सो स्नाइडर क्या काम करता है, हम सारे लेयर्स पे काम करते हैं। हमने ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 लेयर में डिवाइड कर दिया है। सबसे बॉटम मोस्ट लेयर अगर आप देखेंगे तो जो कनेक्टेड प्रोडक्ट्स का है, कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि कम्युनिकेट करता हो। आपके सेंसर हो गए, अब फॉर एग्जाम्पल आपका सेंसर हो गया जो कि आपका इक्विपमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा जहां पे आप उसको मॉनिटर, ऑपरेट, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी डिजिटाइजेशन के साथ साथ एक जो सबसे बड़ा थ्रेट जो है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ थ्रेट, इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज ऑल दोज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा एंड टू टेक द करेक्टिव डिसीजन। सो इसीलिए फिर जो टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी थी डेटा हैंडलिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा मैनेजमेंट, हमने वो सारा इंप्लीमेंट कर दिया अपने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। तो वो क्या काम करेगा, ये डिस्क्रीट प्लेटफॉर्म से रिलेवेंट डेटा को वो खुद एनालाइज करेगा और यूजर को बता देगा आपको क्या एक्शंस लेने हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो हम एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ यूनिक कुछ यूनिक सेंसर्स जो हम बात कर रहे थे, जैसे थर्मल सेंसर्स है, वायरलेस थर्मल सेंसर है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे वो आपका स्विच गियर पैनल हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो। पार्शियल डिस्चार्ज है, जो देखिए ये सेंसर क्यों इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा जरूरी है समझना। हम सेंसर लगा के इक्विपमेंट के फेलियर के उसको हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हम इक्विपमेंट का यूजेज पैटर्न और इस सेंसर के डेटा से, जो हम एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है मशीन लर्निंग के थ्रू, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरा इक्विपमेंट कब फेल होने वाला है। आज के समय में प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की वजह से हमें यह फायदा होता है कि मेरा इक्विपमेंट जो भी उसका लाइफ साइकिल है, अगर मैंने उसे फेल ही नहीं होने दिया, उसका प्रोबेबल फेलियर को हमने पहले ही रेक्टिफाई कर लिया, तो हमने इक्विपमेंट की लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ा दी। तो जो इक्विपमेंट का लाइफ है हम उसको वी कैन डबल द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। सो इस तरह के स्मार्ट सेंसर्स हैं। नाउ ब्रेकर में भी आज के समय में देयर आर टेक्नोलॉजीज जहां पे आप ब्रेकर के वैक्यूम इंटरप्टर का भी लाइफ आप देख सकते हैं कि ब्रेकर का लाइफ कितना बचा हुआ है। ब्रेकर में जो मेक और ब्रेक हो रहा है वो आपके वैक्यूम इंटरप्टर्स में हो रहा है, चाहे वो GIS हो, चाहे आपका AIS हो, चाहे वो सॉलिड इंसुलेटेड स्विच गियर हो। वो जो है आपका ब्रेकर का अपने ऑपरेटिंग लाइफ, ब्रेकर का स्प्रिंग चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ब्रेकर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या हम लोग रिले कोऑर्डिनेशन करते हैं, बट रिले कोऑर्डिनेशन सारा इलेक्ट्रॉनिकली आपका रिले के अंदर हो रहा है। बट एक्चुअल में जो मेकिंग और ब्रेकिंग हो रही है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और डिस्कनेक्शन हो रहा है, जो प्रोटेक्शन हो रहा है, वो तो आपका फिजिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो कि आपके ब्रेकर के अंदर हो रहा है। तो रिले कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आपको ब्रेकर का भी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, जहां पे ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर ब्रेकर आपका परफॉर्म नहीं करता विद इन प्रेस्क्राइब टाइम में ड्यू द कोर्स ऑफ एजिंग, इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग, तो आपका
आपका सिस्टम, आपका जो रिले कोऑर्डिनेशन है या सिस्टम है वो दैट कैन मैल फंक्शन. सिमिलरली आर्क फ्लैश प्रोटेक्शन हो रेयरली होता है, बट जब भी होता है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है. तो उसके लिए एडवांस प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं, जहां पे आप ये एडवांस प्रोटेक्शन रिले लगा के आप इंटरनल आर्क होने से बचा लेते हैं. सिमिलरली ऑलरेडी आप लोग बिहार में, फॉर्चुनेटली बिहार was the one of the first utilities who adopted this SF6 free technology. हमने नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार में सॉलिड इंसुलेटेड स्विच गियर सिस्टम दिया जिसमें कोई भी SF6 नहीं लेते. सस्टेनेबिलिटी में SF6 ना एक बहुत पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है. क्योटो प्रोटोकॉल में जो 6 गैसेस नॉमिनेट की गई थी उसमें एक SF6 है. आप SF6 का पोटेंशियल, कार्बन पोटेंशियल जान के ना यू विल बी रियली शॉक्ड. 1 kg SF6 जो होता है वो बराबर होता है 25,200 किलो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और आपका SF6 जब एनवायरमेंट में रिलीज होता है उसको 3,000 साल लगते हैं पूरी तरीके से डिफ्यूज होने में एनवायरमेंट के अंदर. तो ये बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है. अब मजबूरी ये थी क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, जब हमें स्विच गियर को कॉम्पैक्ट करने हुआ तो हमने इंसुलेटेड गैस लिया, तो SF6 हमने ले लिया बिकॉज दैट वाज द बेस्ट अवेलेबल. आने वाले समय में जस्ट 2 साल 3 साल के अंदर हम देखेंगे ये सारी SF6 जो है रिप्लेस हो जाएंगी एयर से. तो अभी हम हो गए या और भी हमारे जैसी जो कंपनियां हैं वो सारा SF6 फ्री सिस्टम बना रही हैं. तब तक हमारे पास सॉलिड जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो कि SF6 फ्री है वो है सॉलिड इंसुलेटेड स्विच गियर, जो कि पूरा का पूरा सॉलिड, मतलब हाइब्रिड नहीं. हाइब्रिड में क्या है कि आपका सॉलिड, कुछ सेक्शन सॉलिड है कुछ सेक्शन गैस है, अगेन वो वनरेबल बन जाता है. तो या तो पूरा सॉलिड रखिए या पूरा गैस रखिए. और गैस में भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका SF6 जो है 1 kg ऑफ SF6, आप इसका इंपैक्ट देखिए. 1 kg ऑफ SF6 इज इक्वल टू अराउंड 25,200 kgs ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बट आपको पता है एक नॉर्मल GIS के अंदर एक अगर अराउंड 6 kg ऑफ 6 to 7 kgs अक्रॉस डिफरेंट मैन्युफैक्चरर गैस भरी होती है. गलती से भी केबल टाइटनिंग के टाइम में आपका बुशिंग क्रैक भी हो गई ना, आपका सारा का सारा गैस एनवायरमेंट में चली गई, तो आपने वो ऑलरेडी कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा लिया. इसी वजह से IEC का भी इवन रिकमेंडेशन है कि SF6 जो है, अगर वो आपको SF6 वाले स्विच गियर लेना भी है तो वो OEM की फैक्ट्री में ही स्विच गियर में, क्योंकि हम कंट्रोल, OEM जो होता है उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट है जहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो OEM की फैक्ट्री में ही SF6 भर के वहीं सील कर दो, ताकि साइड पे जब आप पैनल लगाते हैं तो वहां पे आपको गैस हैंडलिंग की कोई जरूरत ही नहीं, ताकि गैस लीकेज की पॉसिबिलिटी ही एलिमिनेट हो जाए और आप कार्बन फुटप्रिंट, ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन में आप कंट्रीब्यूट कर पाए. सो सीइंग द पॉजिटिव ऑफ टाइम, आई विल एंड माय सेशन नाउ and we will be open for question at the end, and we can connect later on with our colleagues here from Schneider. Thank you. Thanks a lot. वेरी राइटली सेड बाय मिस्टर फैजल मसूद कि हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी पड़ेगी. सो Schneider Electric, being the energy leader, knows how technology can tackle such an important issue for our future generation.